मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो आज के लेक्चर में हम मेनली इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर, किसके, डायबिटीज इंसिपिडस के कॉजेस और रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DI बोल सकते हैं। और ये एक अनकॉमन कंडीशन है, मतलब जो डायबिटीज मेलाइटस थी वो बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है। लगभग इंडिया में आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज मेलाइटस है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे अनकॉमन कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किडनी वाटर का कंजर्व नहीं कर पाती है। कंजर्व का मतलब होता है, क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है किडनी वाटर को बॉडी में, हमारे बॉडी में वाटर की अमाउंट रहनी चाहिए, वाटर रहनी चाहिए, और वाटर से ही जो सेल्स के फंक्शन होते हैं। अब सेल्स क्या होती है, सेल्स एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है हमारे बॉडी में, और बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, लीवर हो गई, स्टमक हो गए, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, पैनक्रिया हो गई। तो ये जो किडनी है, ये क्या करती है, ये वाटर को यूरिन के माध्यम से जो वेस्ट होती है वाटर की, वो बॉडी से बाहर निकालती है। और एक तरह से कहिए कि वाटर कितनी बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है, ये क्या करती है, किडनी उस पे वर्क करती है, किडनी उस पे काम करती है कि वाटर का संरक्षण करती है, बॉडी से ज्यादा वाटर को बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में, किडनी अपना काम नहीं करती है, जिससे बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर, यानी कि पानी की जो मात्रा है बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती है यूरिन के माध्यम से। यूरिन बहुत ज्यादा पास करते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटस हो या फिर डायबिटीज इंसिपिडस हो। तो किडनी क्या करती है, किडनी वाटर के अमाउंट को कंजर्व नहीं कर पाती है, वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती है, मतलब किडनी वाटर को हमारे बॉडी में जो कितनी लेवल होनी चाहिए उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। अब वाटर की अमाउंट बॉडी में कितनी होनी चाहिए, ठीक है, किडनी क्या करती है, किडनी एज अ वेस्ट यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है वाटर को, ठीक है, जितनी उसको निकलनी चाहिए, नॉर्मल ये फंक्शन है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो गई कि किडनी सही से वाटर को कंजर्व, यानी कि वाटर को संरक्षित नहीं कर पा रही है, लेकिन वाटर की अमाउंट, जो पानी की मात्रा है बॉडी में, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी संरक्षित होनी चाहिए और कितनी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADH बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करती है कि बॉडी में वाटर की कितनी अमाउंट होनी चाहिए इसको कंट्रोल करती है, और किडनी क्या करती है, किडनी उसको संरक्षित करके रखती है, मतलब मात्रा जो हो गई उसको कंट्रोल करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और किडनी क्या करती है, किडनी कितनी अमाउंट बाहर निकलनी चाहिए और कितनी बॉडी में रहनी चाहिए उसको ये कंजर्व करके रखती है, ठीक है, ज्यादा बॉडी से बाहर वाटर को निकलने नहीं देती है। तो बॉडी में हमारे हार्मोन पाए जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, तो उनमें से एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADH। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करती है, ये हार्मोन बॉडी में कितनी अमाउंट में वाटर होनी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी बॉडी में होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करके रखती है। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि ADH का दूसरा नाम क्या है, तो ADH का दूसरा नाम क्या होगा, वैसोप्रेसिन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है और स्पेलिंग अलग होती है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां पर बनती है, तो ये जो हार्मोन है ये हमारे ब्रेन में बनती है। अब ब्रेन के किस पार्ट में बनती है, ब्रेन के ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। हाइपोथैलेमस में ये ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनती
है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर होती है, मतलब जमा यहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और यही पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ये रिलीज होती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ये पूरे बॉडी में जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ डायग्राम पे देख लेते हैं कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस लेक्चर में हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे क्या कौन सा यहाँ पे पार्ट है। तो पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये देखिए, ये है आपकी थैलेमस, और यहाँ जस्ट थैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये छोटी सी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे बनती है ADH, यहाँ पे बनती है, और फिर जमा यहाँ पे होती है, जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, कुछ अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस टाइप की होगी, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें जमा होती है, और जब जरूरत होता है, जब बॉडी में ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इसको रिलीज होना है, जिसमें ब्लड में इसको मिक्स होना है, तो ये फिर यहाँ से फिर ये पूरे बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो ADH मैंने समझा दिया कि बनता कहाँ है। ADH बनता है ब्रेन में, और ब्रेन में बनता कहाँ पे है, ब्रेन में मेनली ये बनता है हाइपोथैलेमस में, प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, मतलब जमा होता है। और यहीं से जब भी जरूरत महसूस होती है, वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, पानी की कितनी अमाउंट होनी चाहिए बॉडी में, इसको मेंटेन करने के लिए यहीं से फिर समय समय से निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी जो बातें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये ADH ब्रेन में बनता है तो ये मेनली क्या काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर के लेवल को बॉडी में, यानी कि बॉडी में कितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए उसको ये रेगुलेट, उसको ये एक तरह से कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब कंट्रोल ये भी करता है कि किडनी बहुत ज्यादा यूरिन ना बनाए। अगर वो बहुत ज्यादा यूरिन बना लेगी तो बॉडी से बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, और जिससे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करके कौन रखता है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब भी हम वाटर का लेवल ड्रॉप होता है, मतलब जब भी हम कम पानी पीते हैं, आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि जब भी कोई इंसान कम पानी पीता है तो उसका जो यूरिन होता है वो कम पास होता है। वो क्यों कम पास होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो जमा होता है उससे वो ADH फिर रिलीज हो जाता है। अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो ये ADH रिलीज हो जाएगा, जिससे कि यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन पास नहीं करेगा वो इंसान, ठीक है। तो अगर पानी की कमी है और अगर वो ADH अगर रिलीज नहीं होता है और फिर किडनी क्या करती है, यूरिन को बनाने लगती है, तो क्या होगा, तो पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसी सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर पानी की कमी है, कोई इंसान कम पानी पी रहा है, तो ये ADH क्या करेगी, ये ADH यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से जहां पे ये जमा है वहां से फिर ये निकलेगी, और जब ये निकल जाएगी पूरे बॉडी में, जब ये मिक्स हो जाएगी ब्लड में, तो फिर क्या होगा, तो फिर किडनी यूरिन को नहीं बनाएगी, जिससे बॉडी के बाहर पानी नहीं जाएगा, डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आएगी। चलिए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस कितने टाइप्स की होती है। पहला क्या है, पहला सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या फिर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहले वाले को, पहला क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या फिर न्यूरोजेनिक। न्यूरो का मतलब होता है जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ये होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, ये होते हैं इसके डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स ये ब्रेन में होती है, और ब्रेन में ये बहुत सारी होती है, जिससे इंफॉर्मेशन, जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं या फिर समझते हैं, तो इसी न्यूरॉन के कारण हम सुन और समझ सकते हैं कोई चीज़ को। कोई चीज़ के बारे में हम कैसे उसका पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ये जो सभी काम हैं ये ब्रेन में न्यूरॉन करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को, जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। मतलब अगर हम कुछ सुनते हैं तो ब्रेन में वो चीज़ घूमती है, इसके अराउंड घूमती है, और इसमें से फिर पास होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम उस चीज को समझते हैं और फिर हम रिएक्ट करते हैं, फिर हम उसका एक्शन लेते हैं उस चीज को सुन करके कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो सभी चीज हम करते हैं ये इस न्यूरॉन के कारण हो पाती है। अब इस न्यूरॉन की स्पेलिंग क्या होती है, NEURONE, ठीक है। ये ब्रेन में होती है, और एक नेफ्रॉन होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किडनी में होती है, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी में होती है, जिससे क्या होता है, जिसमें से यूरिन छन करके बाहर आता है,
और फिर यूरिन बनता है और फिर बॉडी से बाहर निकलता है, किडनी उसको फिर बाहर निकालती है। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, NEPHRONE। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। न्यूरॉन क्या होगा, न्यूरॉन जैसे आप देख रहे हैं स्टार यानी कि तारा जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो ये ब्रेन में होती है, ये ब्रेन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये ब्रेन में एक तरह से गुच्छा की तरह होती है जिससे सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये जो नेफ्रॉन है ये कहाँ पे होती है, ये किडनी में होती है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके एक किडनी बनती है और फिर बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके दूसरी किडनी होती है, क्योंकि हमारे पास दो किडनी होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इसकी, न्यूरॉन की। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब है कि ब्रेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी जिसके कारण क्या हो रही है, जिसके कारण डायबिटीज हो जा रही है, ठीक है। और सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, लेकिन उसको अभी हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो ब्रेन में मौजूद होती है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है उसका मतलब ये होता है कि ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक है मतलब यहाँ पे ब्रेन से संबंधित बातें हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। चलिए तो हम वापस आते हैं, ये क्या, ये है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। टाइप्स किसके पढ़ रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के, ठीक है। तो पहला क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस या फिर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा क्या है, नेफ्रोजेनिक। मैंने आपको बताया कि ये जो नेफ्रॉन है वो किडनी में पाई जाती है, ठीक है। तो अभी अगर डायबिटीज इंसिपिडस हो रही है तो किडनी सही से काम नहीं कर रही होगी, तभी डायबिटीज हो रही है। डायबिटीज में क्या होता है, यूरिन ज्यादा बॉडी से बाहर निकलता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज होती है वो बार बार यूरिन पास करता है, तो यानी कि किडनी सही से वाटर का रेगुलेशन नहीं कर रही है, किडनी सही से वाटर का संरक्षण नहीं कर रही है, जिससे कि पानी बॉडी के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, नेफ्रोजेनिक। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी बनती है। किडनी कैसी होती है, ये इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है किडनी के, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और फिर इस साइड भी, जो लेफ्ट साइड भी बहुत होते हैं और राइट साइड भी बहुत सारे इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो बन करके किडनी बनती है, ठीक है। सब मिलकर के किडनी बनाती है। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। मैं समझ सकती हूँ कि आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और तीसरा क्या है, साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। साइको का मतलब होता है ब्रेन, मतलब इसमें तो ब्रेन के अंदर की फंक्शन हो गई कि अंदर के पार्ट्स में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन साइकोजेनिक में क्या होता है कि उसकी सोचने की क्षमता, उसके कोई चीज को समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ब्रेन में डिस्टर्बेंस होती है। तो ये क्या है, साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। मैं आपको सभी के बारे में, इन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन जो टाइप्स है उसके वर्ड्स के क्या मतलब है जिससे कि आपको याद रहे, उनको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गई, पहला सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, तीसरा है साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और चौथा है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए अब हम पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहला क्या, पहला है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में हम समझ रहे हैं कि ये ब्रेन में प्रॉब्लम होगी तभी डायबिटीज हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, थैलेमस के नीचे, ठीक है। थैलेमस की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की थी और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड थी और यहाँ पे हाइपोथैलेमस थी और यह है थैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होती है और इनफंडिब्युलर स्टेम, अब ये समझिए कि अगर यहाँ पे थैलेमस है और यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है तो और यहाँ पे और पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है छोटी सी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्युलर स्टेम, ठीक है। उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में एक जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड की होती है, जो एक आगे से होती है। अगर आगे वाले के पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे इसको एंटेरियर, और पीछे वाले की बात करेंगे तो पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है एडीएच का सिंथेसिस। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी कम पानी पिएगा, ठीक है,
तो उसके बॉडी से यूरिन कम पास होगी, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा पास होगी। और जब वो कम पिएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज कर देती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ही एडीएच जमा रहता है और वहीं से वो रिलीज कर देती है। लेकिन बनता कहाँ पे है, एडीएच का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में बनता है, उसकी सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो हाइपोथैलेमस में वो बनता है, लेकिन वो रिलीज और जमा कहाँ पे रहती है, चलिए बनने के बाद वो जमा हो जाती है इस ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। और जब भी जरूरत महसूस होता है इस ग्लैंड को कि बॉडी में पानी की कमी है, तो ये एडीएच को रिलीज कर देती है, एडीएच यहां से फिर निकलने लगते हैं। तो क्या होता है, तो ये जो एडीएच जब यहां से निकलते हैं तब जब पानी की कमी होती है। लेकिन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस एडीएच बनाती भी नहीं है, इनफंडिबुलर स्टेम और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, वो इसको जो इनफंडिबुलर जो स्टेम है वो क्या करती है, यहाँ पे बनती है। तो इनफंडिबुलर स्टेम से फिर ये एक तरह से यहाँ से इसको रास्ता होता है, ये जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम। तो बनने के बाद इस रास्ते से गुजर करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट जब बनेगा नहीं तो यहाँ से पास कैसे होगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जहाँ पे ये जमा रहती है, ठीक है, तो क्या करती है, तो यहाँ पे अगर बना ही नहीं है हाइपोथैलेमस में तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जमा कहाँ से रहेगी। और जब बॉडी में पानी की कमी होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्योंकि एडीएच नहीं है तो वो रिलीज कैसे होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें में प्रॉब्लम आ जाती है, एडीएच का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, एडीएच बनती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस अगर बना रही है इस एडीएच को तो वो बनाना बंद कर देती है, जिससे कि डायबिटीज इंसिपिडस हो जाते हैं। कौन सी टाइप्स, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम कारण देख लेते हैं कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये वाली डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। पहला क्या, पहला डैमेज हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस। मैंने आपको अभी बताया है कि हाइपोथैलेमस क्या करती है, एडीएच, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हाइपोथैलेमस बनाती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये एडीएच जमा रहता है और जब भी जरूरत होती है तब यहां से रिलीज होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस या फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाए, ब्रेन में होती है ये, और अगर वो डैमेज हो जाए उस कंडीशन से क्या हो सकती है, उस कंडीशन से ये बनना बंद हो जाएगी और जब ये बनना बंद हो जाएगी तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू क्रेनियल सर्जरी। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है वो डैमेज जनरली किस कारण से होती है, जब किसी भी व्यक्ति की क्रेनियल सर्जरी मतलब जब ब्रेन की सर्जरी होती है उस टाइम में ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा उसका जो चांसेस होता है कि ये डैमेज हो जाए, उसकी चांसेस सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि जब ब्रेन की सर्जरी हो रही हो तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से एडीएच बनना बंद हो जाएगा। जब एडीएच बनना बंद हो जाएगा तो हमारे बॉडी में पानी की जो मात्रा है उसका कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, जिसके कारण डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी और उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल करने वाला एडीएच नहीं बन रहा है बॉडी में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस डैमेज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ट्यूमर्स। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में या फिर हाइपोथैलेमस में ट्यूमर्स का मतलब होता है कैंसर के जो सेल्स होते हैं, अगर वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाए, अगर उसका विकास होना इन दोनों में स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये सही से काम नहीं करेंगे। जब ये सही से काम नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि एडीएच का प्रोडक्शन यानी कि एडीएच बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्या है, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आर्टरी जो होती है उसका जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ऑक्सीजन वाली ब्लड को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। मतलब सभी ऑर्गन्स को, जो हमारे बॉडी में सभी ऑर्गन्स है उनको ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड में मौजूद क्या न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन्स होते हैं, और ये जो बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो फिर अपना फंक्शन करते हैं जो उनको करना है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है और
एक जगह से दूसरी जगह इसी आर्टरी के थ्रू होती है। अब ये आर्टरी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मतलब एक अगर ये आर्टरी है तो इसमें बहुत सारे ब्रांच निकले हुए रहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाली ब्लड जिससे सभी ऑर्गन्स को मिल पाती है। लेकिन एन्यूरिज्म में क्या होता है, एन्यूरिज्म में ये जो आर्टरी है ये एक जगह से कुछ ज्यादा ही फैल जाती है। जब ये एक जगह से कुछ ज्यादा ही फैल जाती है तो अगर ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन वाली ब्लड चाहिए, तो आर्टरीज यहां तक भी जाती है। तो हो सकता है कि जब आर्टरी जब डैमेज हो जाए तो इन तक ब्लड ना पहुंचे, और जब इन तक ब्लड ना पहुंचे तो क्या होगा, तो ये काम करना बंद कर देगी। मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ब्लड की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए, तो ये काम करना बंद कर देगी। जब आर्टरी में जब डिफेक्ट आ जाएगा, जब आर्टरी में जो उसका आर्टरी है उसका जो वॉल है, वॉल का मतलब होता है ये साइड से, ठीक है, ये साइड से ज्यादा फैल जाता है, ठीक। पांचवा क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि अगर ये आर्टरी है इसके बीच में अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाएंगे या फिर ज्यादा फैटी चीज खाएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्लेग बनने लगता है। प्लेग का मतलब होता है कि एक परत टाइप का बनने लगता है साइड से अंदर की तरफ, ठीक है। बनते ये पूरे आर्टरी को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ऑक्सीजन वाली ब्लड बॉडी में नहीं पहुंच पाती है और ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिल पाती है। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाएगी तो ये जो एडीएच बनाने वाली पार्ट है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये अपना काम करना बंद कर देगी। उसके बाद इन्फेक्शन, अगर हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी में अगर इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में भी एडीएच का निर्माण नहीं होगा, एडीएच का प्रोडक्शन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन, हेड इंजुरी, ठीक है, अगर सर में चोट लग जाए जिससे कि ये डैमेज हो जाए, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस की जो आसपास की जो टिश्यू है या फिर इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड में ही या फिर हाइपोथैलेमस में सूजन हो जाए तो क्या होगा, तो भी ये काम करना बंद कर देगी। स्कल फ्रैक्चर, स्कल का मतलब होता है, मैंने जो आपको अभी डायग्राम बताया था उसके ऊपर से एक हड्डी की संरचना होती है, उसको बोलते हैं हम स्कल, ठीक है। ब्रेन में इस टाइप से अगर पीछे से देखें तो कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। उसके अंदर हमारे ब्रेन रहती है, समझ लीजिए कि ये ब्रेन है, रफली मैं बना देती हूँ। तो अगर स्कल में फ्रैक्चर हो जाए, अगर यहाँ पे चोट लग जाए, उस कारण भी हो सकती है। इम्यूनोजेनिक डिसऑर्डर, इम्यूनोजेनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे कि उसका अपना ही बॉडी अपने ही सेल्स पे अटैक करने लगता है। मतलब बॉडी ये भूल जाता है कि उसकी अपने पार्ट्स क्या है। हमारे बॉडी को याद है कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स मेरे हैं, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर में इम्यूनोजेनिक मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो ये भूल जाती है कि हमारा पार्ट क्या है, और अपने ही सेल्स को बाहर का सेल्स या फिर बाहर का एंटीजन का क्या होता है कि जो बाहर से कोई भी चीज आए और हमारे बॉडी में इंफेक्शन फैलाती है उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भूल जाता है कि हमारे बॉडी की अपनी जो पार्ट है, अपना जो सेल्स है वो कौन सा है, तो अपने ही बॉडी के सेल्स को वो किल करने लगता है, मारने लगता है, ठीक है। तो ये जो हो जाती है तो इससे भी ब्रेन में डिस्टर्बेंस होती है, जिससे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाएगी और एडीएच का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे केस भी होते हैं जिसमें अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस किसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसका कारण जानना बहुत मुश्किल होता है और पता ही नहीं लग पाता है कि कारण कौन सा है, किसके। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस अगर हो गई है तो उसका कॉज क्या है एग्जैक्टली। डायबिटीज इंसिपिडस का दूसरा टाइप क्या है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेफ्रोजेनिक मतलब नेफ्रॉन से ये संबंधित है, और नेफ्रॉन कहाँ पे होती है, किडनी में। तो क्या होती है, डिफेक्ट हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल का मतलब होता है किडनी, मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, किडनी को हम किडनी नहीं लिखते हैं, इसको हम रीनल लिखते हैं, ठीक है, RENAL। तो रीनल ट्यूब्यूल, अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल का मतलब होता है किडनी में जो ट्यूब्यूल पाई जाती है, ये हो गई आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की, ठीक है। तो इसी ट्यूब्स में क्या होती है, इसी ट्यूब्स में गड़बड़ी हो जाती है और ऐसे बहुत सारे जो नेफ्रॉन होते हैं उससे किडनी बनती है, तो इसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में इसी नेफ्रॉन में गड़बड़ी हो जाती है, जिसको मैंने लिखा है डिफेक्ट इन रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इसमें गड़बड़ी किस कारण से होती है, तो पहला क्या कारण है, पहला है इनहेरिटेड
या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि अगर किसी के माता पिता को ये कंडीशन है तो उसके आने वाले जो बच्चे होंगे उसमें भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति का किडनी में प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को डिजीज है किडनी की, चाहे वो कोई भी टाइप की डिजीज हो, किडनी उसकी खराब हो रही है, बहुत लंबे टाइम से किडनी उसकी अफेक्ट हो रही है किसी कारण से, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये जो है ट्यूब्यूल है ये काम करना बंद कर देगी। तीसरा क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस, मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के लास्ट में ITS लगा हो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजन, ठीक है। तो तीसरा कॉज क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस। अब नेफ्राइटिस का मतलब समझ रहे हैं कि नेफ्रॉन कहते हैं इसको, तो ये नेफ्रॉन से ही संबंधित है। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है। जब किडनी में इन्फेक्शन होती है तो क्या होगा, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब वहां पे सूजन हो जाएगी। और इन्फेक्शन किस कारण से होती है, किसी बैक्टीरिया के कारण होती है, इसीलिए मैंने लिखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है किडनी में। किस कंडीशन में, पाइलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, और इन्फेक्शन होने के बाद सूजन हो जाती है किडनी में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये सही से काम नहीं कर पाती है। उसके बाद चौथा है एमाइलोइडोसिस, ठीक है। एमाइलोइडोसिस में क्या होती है, एक एमाइलोइड डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। अब एमाइलोइड डिजीज क्या होती है, इसमें मेनली क्या होती है, इसमें जो एबनॉर्मल प्रोटीन, मतलब हमारे ब्लड में जो भी प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन ये नहीं होती है। एक एबनॉर्मल प्रोटीन होती है जो कि बोन मैरो में बन जाती है। अब बोन मैरो कहाँ पे होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, कैसी होती है हमारी हड्डी के स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ठीक है, ठीक, चलिए, जो बोन होती है, जो हड्डियां होती है, उसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। तो ये जो हड्डी होती है इसके बीच में बहुत सारे चीजें होती है, ठीक है, इसके बीच में ही बोन मैरो होती है, हर बोन के अंदर में, ठीक है। तो इसमें बोन मैरो होती है, तो इस बोन मैरो में एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, एमाइलोइड, ठीक है, जिसका नाम है एमाइलोइड। इस डिजीज में क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाती है, और इसमें जब बन जाती है तो वो ब्लड में मिक्स होने लगती है। जब ब्लड में वो मिक्स होती है तो वो अदर ऑर्गन्स में, यानी कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हो गई, किडनी हो गई, लीवर हो गई, वहां जाकर के ये डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। डिपोजिट का मतलब होता है वहां जाकर के ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये प्रोटीन नॉर्मल नहीं है, ये हमारे बॉडी के लिए घातक है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोटीन है जो कि इस बोन मैरो से बनी है, वो किसी भी ऑर्गन में, बॉडी के अदर ऑर्गन में जा करके जमा होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे ये डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एमाइलोइड डिजीज। तो मेनली यहाँ पे बात हो रही है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की। तो ये जो प्रोटीन है जा करके किडनी में जब जमा हो जाएगी तो किडनी सही से अपना काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, जिससे कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी उस व्यक्ति को। पांचवा क्या है, डिस्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें किडनी दिन पर दिन खराब होती जाती है, मतलब किडनी की जो फंक्शंस है वो एक तो वो काम नहीं करेगी, और दूसरा किडनी का जो ये स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूअसली जितनी जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे किडनी की ये सभी चीजें, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है। छठा कारण क्या है, छठा है पॉलीसिस्टिक डिजीज। अब सिस्ट क्या होती है, सिस्ट देखिए, ये एक तरह से कभी आप देखे होंगे तो गोल से स्ट्रक्चर होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, मतलब कि इसमें पानी भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और ऐसी जो सिस्ट होती है वो नॉन कैंसरस होती है, मतलब ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, ये कैंसर सेल में डेवलपमेंट इसकी होने लगे, ठीक है। तो ये जो पॉलीसिस्टिक डिजीज है इसमें क्या होती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, मतलब अगर उसके माता पिता को है किसी व्यक्ति के, तो हो सकता है कि उसके आने वाले जनरेशन, मतलब उसके बच्चों में ये कंडीशन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ सिस्ट, क्लस्टर्स का मतलब होता है गुच्छा, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, सेम उसी तरह इस टाइप की क्या होती है, बहुत सारी जिसमें पानी भरा होता है, ये नॉन कैंसरस होती है। नॉन कैंसरस की स्पेलिंग क्या हो गई, NON, मैं साफ से लिख देती हूँ, NON, नॉन, ठीक है, कैंसरस, CAN, कैंसरस, देखिए
CANCEROUS, नॉन कैंसरस होती है, लेकिन भविष्य में ये कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना रखती है। मतलब ये धीरे धीरे अगर इसका इलाज ना किया गया तो हो सकता है कि किसी कारण से ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किडनी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी एक तरह से समझ लीजिए कि गांठ टाइप की होती है और उसमें पानी भरा होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक डिजीज में बहुत सारे सिस्ट किडनी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ सिस्ट, जो कि डेवलपमेंट कहाँ पे होती है इस क्लस्टर ऑफ सिस्ट की, किडनी में। ठीक है, इसके बाद है इंट्रिंसिक रीनल डिजीज। अब इंट्रिंसिक रीनल डिजीज में क्या होती है, चलिए हम समझ लेते हैं कि इसमें सडन लॉस हो जाती है किडनी की। ठीक है, जो किडनी होती है वो अचानक से काम करना बंद कर देती है, अचानक से उसके सारे फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और कोई भी काम किडनी नहीं कर पाती है। तब हम क्या कहते हैं कि किडनी फेल हो गई है। मतलब इस डिजीज में क्या होती है, अचानक से किडनी फेल कर जाती है। फेल करने का मतलब है कि जो किडनी का फंक्शन है वो सही से वो नहीं करती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। क्या है, लिथियम टेट्रासाइक्लिन। आपको जो ड्रग्स है वो सभी आपको जैसे हैं वैसे ही याद करने होंगे। मेडिकल फील्ड में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको रटने ही होंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप याद करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए इजी होता जाएगा बाद में। ठीक है, तो क्या कौन कौन से ड्रग्स है, क्या क्या ड्रग्स हैं, लिथियम, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का या फिर किसी का भी जब हम सर्जरी करते हैं तो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसका मतलब होता है कि उसको पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं। मतलब कि एक होता है कि लोकल का मतलब होता है कि जहां पे हम ऑपरेशन करते हैं हम सिर्फ उसी वाले पार्ट को सुन करते हैं और वहीं के पार्ट में कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। जब वो सेंसेशन नहीं होता है मतलब अगर वो पार्ट में सर्जरी हो रही है तो उसको फील नहीं होगा। ठीक है, तो और लेकिन जो पेशेंट होगा वो जगा हुआ रहेगा, वो अपने सर्जरी को देख पा रहा होगा। ठीक है, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स में पूरी तरह से पेशेंट बेहोश रहता है। तो क्या कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आती है जिसमें हम जनरल एनेस्थेटिक्स में देते हैं, ड्रग्स कौन कौन सी आती है, मिथोक्सीफ्लोरेन। उसके बाद क्या है, डेमेसाइक्लोसाइक्लिन। ये दोनों क्या है, ये दोनों है जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसके कारण इन सभी ड्रग्स के कारण क्या हो सकती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस का तीसरा टाइप क्या है, तीसरा है साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये टाइप्स होती है किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज इंसिपिडस की ये वाली टाइप है तो वो बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक करने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है। अब वो दो कारण से ये कंडीशन उसके में आ सकती है। पहला क्या है, पहला आइडियोपैथिक। मतलब आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि अगर वो पानी बहुत ज्यादा पी रहा है तो इसका कारण पता नहीं लग पाता है। एक होता है आइडियोपैथिक, मतलब उसकी कॉज जो है वो अननोन है, उसका कारण जो है उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं सार्कोइडोसिस या फिर साइकोसिस। ठीक है, सार्कोइडोसिस क्या होती है, जिसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स की ग्रोथ होने लगती है। छोटे छोटे वो अदर पार्ट्स के में, बॉडी के अदर पार्ट्स में उनका ग्रोथ होने लगता है, वो ग्रो करने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी क्या होती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स। इन्फ्लामेटरी सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो कि इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन पैदा करते हैं बॉडी में, वैसे सेल्स की ग्रोथ होने लगती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं सार्कोइडोसिस। ठीक है, या फिर साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अगर सही नहीं होती है, ब्रेन में कोई चीज का डिस्टर्बेंस हो जाती है। मतलब कि अगर जो ये मैकेनिज्म है, कौन सी, थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होती है, थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि प्यास लगने वाली जो मैकेनिज्म होती है, जब हम फील करते हैं कि हमें पानी पीना है, जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। ये जो मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन कंट्रोल करके रखती है। अब ब्रेन में भी कौन से पार्ट्स कंट्रोल करके रखते हैं, हाइपोथैलेमस इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखती है। तो जब ये वाली मैकेनिज्म जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी पीने लगता है, उसको हम बोलते हैं कि साइकोसिस। और सार्कोइडोसिस का मतलब होता है कि छोटे छोटे सूजन जो होती है बॉडी में, वो उसके सेल्स अदर पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डेवलप होना, उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने लगता है। ठीक है,
इसके अलावा साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस कम बनाए और पिट्यूटरी ग्लैंड में वो कम जमा हो। इसका मतलब है सप्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, उसके बाद है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब एक्सेसिव थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास लगना, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत अधिक। तो बहुत अधिक प्यास लगती है, उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, एक वर्ड में, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया किस कारण से हो सकती है, मैंने आपको अभी बताया कि जो थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, प्यास लगने वाली जो सिस्टम है, उसको हाइपोथैलेमस, ब्रेन कंट्रोल करके रखती है। ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करके रखती है। तो अगर हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो जाए या फिर अगर इस मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस हो जाए किसी कारण की वजह से, तो क्या होगी, तो साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये वाली जो टाइप्स है डायबिटीज इंसिपिडस की, ये वाली टाइप हो जाती है उस व्यक्ति को। डायबिटीज इंसिपिडस का चौथा टाइप क्या है, चौथा है जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, मतलब जब एक महिला गर्भवती होती है, उस टाइम में डायबिटीज इंसिपिडस का जो ये वाला टाइप है ये उसको हो जाता है। ठीक है, अब ये उसको क्यों होता है, क्योंकि प्लेसेंटा में एक एंजाइम होती है, वो उसके बॉडी में मौजूद एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्बाद कर देती है। अब आप समझ लीजिए कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक महिला होती है और वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके जन्म देने से पहले वो बच्चा उस मां के पेट में बड़ा होता है और उसका विकास होता है। जब उसका विकास हो रहा होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि वो बच्चे का विकास होता है। तो जो प्लेसेंटा के थ्रू वो मां से जुड़ा हुआ होता है ताकि उसको पोषक तत्व और वो ऑक्सीजन मिल पाए जिससे कि वो बड़ा हो। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है ये एक एंजाइम बना लेती है। एंजाइम के कारण मदर के बॉडी में यानी कि जो माँ होती है उसके बॉडी में मौजूद एडीएच, अब एडीएच को बना कौन रहा है, हाइपोथैलेमस, और जमा कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एडीएच जब बन तो रही है, हाइपोथैलेमस उसको बना रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको जमा कर रहा है, लेकिन ये जो प्लेसेंटा है उसकी जो एंजाइम है वो उस कुछ एंजाइम बना रही है, वो उस माँ के बॉडी से ये एडीएच को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, इसको बर्बाद कर दे रहा है, जिससे उस माँ को क्या हो जा रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस हो जा रहा है। ठीक है, अब डायबिटीज इंसिपिडस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है, हमने इसके टाइप्स को देख लिया है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि जब डायबिटीज इंसिपिडस होती है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम यानी कि क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं उस पेशेंट में जिसको डायबिटीज इंसिपिडस की बीमारी हो गई है। पहला क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब वो बार बार यूरिन पास करेगा। दूसरा है पास पेल वाटरी यूरिन, यानी कि कुछ हल्का पीला सा उसका यूरिन होगा और बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होगी उसके यूरिन में। ठीक है, और वो 15 से 20 मिनट में बार बार वॉशरूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद है माइल्ड केसेस, मतलब अगर ये डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन माइल्ड है, थोड़ी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस व्यक्ति को, तो वो 2 से लेकर के 2.5 लीटर यूरिन को पास करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत गंभीर हालत है यानी कि सीवियर केस है तो वो 15 लीटर तक यूरिन को पास कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है और उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, जब वो बार बार यूरिन पास करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बॉडी के पानी को बाहर निकाल दे रहा है, तो उसके बॉडी को पानी चाहिए, उसको जरूरत महसूस होगी पानी पीने की, तो वो बहुत ज्यादा पानी भी पिएगा। उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, उसको मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। पेशेंट को नींद भी सही से नहीं आएगी, मतलब वो सही से सो भी नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बार बार उसको यूरिन पास करने की दिक्कत महसूस हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, यूरिन पास करना ही पड़ रहा है उसको। तो जब रात में भी जब वो सोएगा तो 15 से 20 मिनट में लगातार उसको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब लगातार उसको यूरिन पास करने की जरूरत महसूस होगी, जिससे कि उसकी नींद खराब होगी, उसको हम बोलते हैं डिसरप्ट स्लीप। उसके बाद है कि अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है, अगर गंभीर स्थिति बन जाती है, तो हो सकता है कि वो बेड गीला भी कर दे, मतलब बेड पर ही वो यूरिन को पास कर दे, वो सही से जा भी ना पाए। ठीक है, उसके बाद क्विकली बिकम डिहाइड्रेटेड, जब उसकी बॉडी से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है
तो वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसको फीवर भी लग सकता है, मतलब उसको बुखार भी आ सकता है। चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अगर ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति में बनती है, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन, तो जो उसकी कंसंट्रेशन पावर है, मतलब किसी काम को ध्यान से करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। हाइपोटेंशन, उसका बीपी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसके बाद टैकीकार्डिया, उसका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट क्या होता है, जो हार्ट पंप करता है तो हार्ट रेट उसका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मतलब उसकी धड़कन बढ़ जाएगी। सर में दर्द रहेगा जिसको हम बोलते हैं हेडेक। उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंस, यानी कि उसकी देखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो वाटर होती है, जो पानी होती है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम, Na, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोराइड का होता है Cl। तो ये जो सभी है, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और जो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होती है, जो भी क्रिया होती है, वो इसमें ये सभी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। तो जब बॉडी से जब पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब पानी के साथ साथ ये सब भी बाहर निकल जा रहा है। बाहर इनको नहीं निकलना चाहिए। जितनी अमाउंट में यूरिन पास होती है डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी से सभी चीज बाहर जा रही हैं। सभी चीज बाहर जा रही है तो इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर जा रही है, जिससे कि उस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, मतलब इसकी कमी हो जाएगी, मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी को साथ में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आपको ये वर्ड याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकल जा रहा है। डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे कि उसका एब्डोमेन जो है वो फुल है। मतलब एब्डोमेन क्या होती है? अगर ये लंग्स है, ठीक है, उसके नीचे की जो एरिया होती है जहाँ पे नाभि हो, तो उसके बाद यहाँ ये थाई स्टार्ट होता है, तो ये वाले पोर्शन को हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लगेगा जैसे कि वो खाया है, वो पूरा भरा भरा सा उसका पेट है, एब्डोमिनल फुलनेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस अगर किसी व्यक्ति को हो गई है तो उसमें ये लक्षण देखे जा सकते हैं। उसके बाद है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, ऐसा फिट हो जाएगा कि अगर वो खाएगा तो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि वो खाना पीना छोड़ देता है। उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब ईटिंग का मतलब खाने का डिसऑर्डर, EATING ईटिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये खाने से वो दूर भागेगा, उसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। अब उस पेशेंट का वेट लॉस भी होगा, वजन कम भी होगा। अगर डायबिटीज इंसिपिडस किसी बच्चे को हो गई है तो उस बच्चे में हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? पहला क्या है? इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब होता है वो बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस करेगा, चिड़चिड़ाहटपन उसमें बहुत ज्यादा होगी। दूसरा क्या है? लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब है वो बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, और उस बच्चे में एनर्जी मतलब ऊर्जा नहीं होगी, यानी कि वो जो काम करेगा, यानी कि जो बच्चे खेलते हैं वो उतनी एनर्जेटिक होकर के नहीं खेलेगा, ठीक है। स्लोअर ग्रोथ, उस बच्चे का विकास स्लो होगा, जितनी होनी चाहिए विकास। जैसे हर उम्र के बच्चे की एक कैपेसिटी होती है कि इस उम्र में बच्चे का विकास इतने तक हो जाना चाहिए, उसका विकास स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। हाई बॉडी टेम्परेचर, बच्चे की जो बॉडी की टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहेगी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में हाइपर, मतलब हाई, थर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर, तो हाइपर थर्मिया। एक वर्ड में अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है किसी का तो क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? हाइपर थर्मिया, ठीक है। बच्चे का क्या रहेगा? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मतलब उसको बुखार भी आ सकता है बाद में। ऐसे नॉर्मली जितनी टेम्परेचर होती है उससे ज्यादा ही रहेगा उस बच्चे का टेम्परेचर। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब बच्चा उल्टी करेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। फैटिग मतलब बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा, थकावट महसूस करेगा। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बच्चे का वजन
दिन पर दिन घटता ही जाएगा और उसका जो कारण है वो डायग्नोसिस करने पे, टेस्ट करने पे पता नहीं चल पाएगा। डायरिया यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा दस्त भी हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में डॉक्टर क्या क्या टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कौन कौन से टेस्ट उस व्यक्ति को करवाने पड़ते हैं। तो जो सभी टेस्ट होते हैं उनको हम साथ में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला कौन सा टेस्ट है, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर टेस्ट करवाने जाता है कोई व्यक्ति, अगर डॉक्टर को लगता है कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, तो वो उस व्यक्ति को पानी पीने के लिए मना कर देता है। टेस्ट से 2-3 घंटे पहले वो क्या करता है, उसको पानी पीने के लिए मना कर देता है। और जब ये टेस्ट होती है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, तो उस व्यक्ति का बॉडी का साइज यानी कि बॉडी का वेट, उसके बाद उसका चेक किया जाता है कि उसकी बॉडी की वेट, उसकी यूरिन की जो कलर है, ये सभी चेक करते हैं कि उसमें कहीं चेंजेस तो नहीं है, ठीक है। अगर बॉडी का जो वेट है वो 5 किलोग्राम से अगर ज्यादा इधर उधर हो जाता है नॉर्मल बॉडी वेट, और अगर पानी नहीं पीता है तब हम समझ सकते हैं कि उसके बॉडी में डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट, जिसमें हम ADH, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट, जिसमें हम ADH को चेक करते हैं कि बॉडी में ADH सही मात्रा में है या फिर नहीं है, हाइपोथैलेमस सही से बना रही है या फिर नहीं बना रही है। यूरिन का हम एनालिसिस करते हैं, मतलब यूरिन को चेक करते हैं कि यूरिन में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने आपको बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में। तो ये सभी अगर डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो ज्यादा यूरिन पास करेगा, तो बॉडी से ज्यादा निकल जाएगी। तो यूरिन को चेक करते हैं कि जितनी यूरिन में पानी की मात्रा होनी चाहिए, जितनी इस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा होनी चाहिए, क्या इससे ज्यादा है, क्या इससे ज्यादा है या फिर क्या इससे कम है। तो इन सभी को हम बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन को अच्छे से चेक किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, मतलब एमआरआई कैसे करते हैं, ब्रेन का एमआरआई करते हैं। ब्रेन में जो भी टिश्यू होती है, जो भी हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उन सभी को अच्छे से चेक किया जाता है कहीं वो डैमेज तो नहीं है, ठीक है। तो एमआरआई करते हैं, अच्छे से उस टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये सभी टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट क्या क्या की जाती है डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज इंसिपिडस बहुत सारे टाइप होते हैं। तो पहला टाइप क्या था, पहला था सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस वाले कंडीशन में अगर डायबिटीज इंसिपिडस के ये टाइप हो गई है तो उस व्यक्ति के बॉडी में क्या हो गया था, उस व्यक्ति के बॉडी में ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस नहीं बना पा रही थी, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी स्टोर कम हो रहा था। तो लैक ऑफ ADH, मतलब लैक का मतलब होता है कमी हो जाती है ADH की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। तो हम क्या देते हैं, तो उस पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। अब ये नेजल स्प्रे यानी कि स्प्रे जो कि नाक से वो सूंघा जाता है स्प्रे, उसमें भी आता है। ओरल टैबलेट जो माउथ से लिया जाता है टैबलेट, उसमें भी आता है। और इंजेक्शन के रूप में भी ये डेस्मोप्रेसिन आता है और उस पेशेंट को दिया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस का दूसरा टाइप क्या था, दूसरा था नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किडनी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है ADH से, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में वो जमा भी होती है, लेकिन किडनी में गड़बड़ी के कारण वो सही से काम नहीं कर पाती है। जब ये हार्मोन निकलती है तो किडनी एक्शन नहीं करती, अपना काम नहीं करती है। तो हमने इसके बारे में यही पढ़ा था कि किडनी में गड़बड़ी हो जाती है। जब ऐसा कंडीशन होता है, जब ये वाली टाइप होती है डायबिटीज इंसिपिडस की, तो हम क्या देते हैं, तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, हम बोलते हैं कि वो नमक वाली चीजें ना खाए। अगर वो नमक वाली चीजें खाता भी है तो कम नमक ले अपने डाइट में, अपने खान पान में नमक का यूज कम करे, बहुत ज्यादा पानी पिए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन है, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी जो मेडिसिन होते हैं वो हम देंगे उस पेशेंट को, ताकि सूजन ना हो उसके बॉडी में, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और इंफ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन। तो सूजन के अगेंस्ट जो काम करती है ड्रग, हम उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें एग्जांपल्स क्या है, एंडोमिथेसिन, किसका, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग का। दूसरा क्या है, दूसरा है डाययूरेटिक्स, ये इसमें कौन से एग्जांपल्स है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड या फिर एमाइलोडाइड, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हम देंगे उस पेशेंट को जिसमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा क्या था, तीसरा था साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें मेंटल जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो क्षमता है दिमाग की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है वो कोई
स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसका एक तरह से कह लीजिए कि स्पेसिफिक इलाज नहीं है। उसके बाद अगर ये होती है, अगर ये मेंटल इलनेस यानी कि दिमाग में कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कि साइकोजेनिक, सोचने की क्षमता अगर उसकी डिस्टर्ब हो जाए, या फिर उसकी कुछ ब्रेन में ऐसी फंक्शन हो जाए, सोचने की शक्ति अगर खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस पहले मेंटल इलनेस को ठीक करेंगे इस टाइप के डायबिटीज में। उसके बाद हम देखेंगे कि उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको मेडिसिन देंगे, ठीक है। चौथा क्या था, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या था, इसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन को डायबिटीज हो जा रही थी। इंसिपिडस जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो प्रेग्नेंट वुमेन को हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जो है उसके एरियज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, ठीक है। तो इसमें हम डेस्मोप्रेसिन ही देंगे, डेस्मोप्रेसिन देंगे हम उस महिला को जिस महिला में ये कंडीशन हो गई है। कौन सी? जेस्टेशनल डायबिटीज की कंडीशन हो गई है। लेकिन अगर वो महिला का थर्स्ट मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म? थर्स्ट, THIRST, थर्स्ट मैकेनिज्म, थर्स्ट मैकेनिज्म अगर खराब हो गई है, मैंने आपको बताया था कि थर्स्ट मैकेनिज्म जो हमें प्यास लगती है, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम को, प्यास लगने की जो सिस्टम होती है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो अगर ये सिस्टम में डिस्टर्बेंस आती है, ये सिस्टम में अगर गड़बड़ी आती है, तब हम उस महिला को डेस्मोप्रेसिन नहीं देंगे। लेकिन ऐसे अगर ये जो सिस्टम है, प्यास लगने वाली सिस्टम, थर्स्ट मैकेनिज्म, अगर वो सही है तो हम उसको डेस्मोप्रेसिन देंगे। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं किस पेशेंट की? डायबिटीज इंसिपिडस जिस पेशेंट को हो जाता है, हम टाइप्स के अनुसार हम उसको मेडिसिन देते हैं, टाइप्स के अनुसार हम उसको समझाते हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने डेली लाइफ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप सभी अच्छे मार्क्स लाएंगे अगर आपने एक एक जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।